Students, next topic है हमारा structure and function of special receptors. So this topic will be the last topic of the chapter nervous coordination. क्योंकि इससे जो next topic है that is effects of drugs on nervous system, तो वो excluded है आपकी smart syllabus के according. लिहाजा आपने वो topic अपने exam के लिए अपने MD के लिए नहीं पढ़ना होगा. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि हमारी जो बॉडी है उसको हम इमरजेंसी की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और उसके रिस्पॉन्सेज को हम कहते हैं F3 रिस्पॉन्सेज, यानी कि फ्लाइट, फाइट या फ्राइट रिस्पॉन्सेज. और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी को रेस्टिंग की कंडीशन में कंट्रोल कर रहा होता है और बॉडी से कहता है कि रेस्ट करो और डाइजेस्ट करो. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्सेज को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्सेज कहते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने पहले समझना है रिसेप्टर्स को. रिसेप्टर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी सेल या कोई भी सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कोई भी स्टिमुलस को, कोई भी चेंज को डिटेक्ट करेगा, उसको रिसीव करेगा और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देगा, तो उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इसलिए पहुंचाया जा रहा है ताकि उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स शो कर सकें. तो ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड होते हैं? स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं हमारी स्किन में, डिफरेंट एरियाज में लोकेटेड होते हैं हमारी स्किन में. और इसके अलावा किसी स्पेशल ऑर्गन तक भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड हो सकते हैं इनटू स्पेशल ऑर्गन. जिस तरीके से आइज़ में विजन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद हैं, टंग में टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, नोज़ में स्मेल के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. इसी तरीके से एयर में हेयरिंग के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. तो इस टॉपिक में हमने स्पेशल रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द टेस्ट, जिसको हम गस्टेशन भी कहते हैं. तो टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में और वो कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं क्योंकि केमिकल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और हमारे अपर थ्रोट में भी इनकी लोकेशन होती है. टंग क्या है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी में, माउथ के अंदर. सेंसरी ऑर्गन है क्योंकि ये हमें फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. इसके अलावा फूड के टेक्सचर को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. अगर हमारे मुंह में केक का टुकड़ा होता है तो हम ये बता सकते हैं कि ये पीस सॉफ्ट है. और अगर हमारे मुंह में कोई हार्ड सी चीज़ होती है, लाइक हार्ड सा कोई चॉकलेट होता है, तो तब भी हम बता सकते हैं कि ये हार्ड है. तो टेक्सचर का भी हमें अंदाज़ा हो रहा होता है जब हम फूड मटेरियल को चीव कर रहे होते हैं. इसके अलावा टंग हमें बोलने में भी हेल्प करता है. तो ये हमने टंग के फंक्शंस को डिस्कस कर लिया. अब हम बात करते हैं कि हमारी जो टंग है इसकी अपर सरफेस स्मूथ नहीं है, बल्कि इसकी अपर सरफेस रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बम्पी स्ट्रक्चर्स, जिनको हम कहते हैं पेपिलाई. ये पेपिलाई क्या हैं? इनमें वैसे तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर है, अगर हम अपनी टंग को बाहर से देखें तो हमें ये ऑब्जर्व हो सकते हैं, लेकिन इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है पे वो माइक्रोस्कोपिक होता है. इसमें इस तरीके से आउटग्रोथ है जिसको हम कहते हैं रिजेस, और इसमें एक डीप पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं वैलीज. तो ये वैलीज और ये रिजेस मिलकर पेपिलाई बनाते हैं. हमारी टंग के ऊपर 4 डिफरेंट टाइप के पेपिलाई मौजूद होते हैं और इनकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है हमारी टंग के ऊपर. कुछ ऐसे हैं जो कि बैक साइड पर लोकेटेड होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरे के पूरे टंग के ऊपर लोकेटेड होते हैं, कुछ पेपिलाई ऐसे हैं जो कि साइड्स पे लोकेटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो टिप के ऊपर लोकेटेड होते हैं. तो जो बैक साइड पे लोकेटेड हैं उनको हम कहते हैं सर्कमविलेट पेपिलाई. जो साइड्स पर हैं इनको हम कहते हैं फोलिएट पेपिलाई. जो टिप पर मौजूद हैं इनको हम कहते हैं फिंजी फॉर्म पेपिलाई. और जो पूरे के पूरे सरफेस पे स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद हैं उनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई. यहाँ पर जो पेपिलाई हैं उनका क्या काम होता है, क्यों ये हमारे टंग के ऊपर मौजूद होते हैं? क्योंकि इनकी साइडों पर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स क्या है थोड़ी देर में हम उसको भी समझते हैं, लेकिन पहले हम इनकी शेप देख लेते हैं. डिफरेंट तरह के जो पेपिलाई हैं इनके डिफरेंट तरह के शेप होते हैं.
सर्कमवेलेट पेपिलाई, ये इस तरीके से होते हैं, फ्लैट से माउंट्स होते हैं। और ये जो मैंने आपको इस तरह के सर्कल्स शो करवाए हुए हैं तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं इसमें। फोलिएट पेपिलाई, फोलिएट पेपिलाई ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। फिंजीफॉर्म पेपिलाई, फिंजीफॉर्म, फिंजाई से ये टर्म निकला हुआ है, मतलब कि मशरूम से ये टर्म निकला हुआ है। मशरूम की तरह इसकी एक कैप होती है और नीचे इसकी डंडी होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फिंजीफॉर्म पेपिलाई। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है इसकी फिलीफॉर्म पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई कोन की तरह होते हैं, इस तरीके से शार्प से एजेस भी बना रहे होते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये फिलीफॉर्म पेपिलाई है, कोन शेप्ड होते हैं। मैंने डायग्राम में भी आपको शो करवाया हुआ है कि सर्कमवेलेट पेपिलाई के साइड्स भी टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से फोलिएट्स के साइड्स पे भी टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, फिंजीफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जबकि कोई भी टेस्ट बर्ड्स फिलीफॉर्म पेपिलाई के ऊपर मौजूद नहीं है। आप देख भी सकते हैं। तो अगर टेस्ट बर्ड्स मौजूद नहीं है हमारे फिलीफॉर्म पेपिलाई के ऊपर, तो फिर इनका क्या फंक्शन है हमारे टंग में, ये क्यों प्रेजेंट है, तो आपने इसको फंक्शन भी समझना है। फिलीफॉर्म पेपिलाई they only increase the surface area of contact and friction between the tongue and food for mastication and swallowing। ये जस्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा होता है ताकि जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कांटेक्ट में आ सके टंग के साथ, फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करवा रहा होता है, क्योंकि इसकी रिजेस थोड़ी सी शार्प होती है, तो इसलिए फूड और टंग के दरम्यान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से जो बाकी टेस्ट बर्ड्स हैं और जो फूड है उनका आपस में कांटेक्ट में आना पॉसिबल हो सकता है। फिलीफॉर्म पेपिलाई को हम टेस्ट ब्लाइंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी किस्म के टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते हैं। इनका फंक्शन हमने स्टडी कर लिया कि जस्ट सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, फूड की और टंग के दरम्यान में जो कांटेक्ट है उसको बढ़ा रहे होते हैं। तो ये हमने 4 टाइप के डिफरेंट पेपिलाई पढ़ लिए। सर्कमवेलेट हैं जो कि प्लेटमॉन्स की तरह है और ये बैक साइड पे मौजूद होते हैं। फोलिएट है, साइडों पे मौजूद होते हैं। फिंजीफॉर्म मशरूम शेप्ड होते हैं और वो टिप पर मौजूद होते हैं। और फिलीफॉर्म पूरे के पूरे जो टंग है उस पर पहले हुए होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, कोई ख़ास एरिया इनका नहीं है, क्योंकि ये सरफेस एरिया ऑफ द टंग को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये टेस्ट ब्लाइंड्स हैं और इनकी शेप होती है कोन शेप्ड। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है गस्टेशन में, दैट इज टेस्ट बर्ड, हमने इसको समझना है। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बनाई हुई है फिंजीफॉर्म पेपिलाई की। अगर हम फोलिएट पेपिलाई की बात करेंगे तो उसमें ये वाले जो सर्कल्स हैं तो ये मैंने उसकी साइडों पर बनाने हैं। इस तरीके से सर्कमवेलेट पेपिलाई में भी मैंने साइडों पर बनाने हैं, लेकिन फिंजीफॉर्म में उसके टॉप पे लोकेटेड होते हैं। ये जो इस तरह के सर्कल्स हैं इनमें से एक सर्कल को हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि जो एक पेपिलाई है, ये एक पेपिलाई, इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये एक टेस्ट बर्ड ये है, ये हमारी टंग की अपर सरफेस है, ये उसकी एपिथेलियल लाइनिंग है। तो इस एपिथेलियल लाइनिंग के बीच में ये मौजूद है एक टेस्ट बर्ड। इस पूरे के पूरे को हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। इस टेस्ट बर्ड में क्या है, एक इसका पोर है, इसको हम कहते हैं टेस्ट पोर, और इस टेस्ट पोर के अंदर मौजूद है टेस्ट रिसेप्टर सेल्स। यूनिसेलुलर ये सेल होते हैं, एक ही सेल होता है ये, और ये हमारे पास टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। यहाँ पे इनसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इराइज होते हैं, सीलिया की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स इराइज हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं गेस्टेटरी हेयर्स। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल हमारे माउथ में आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो फूड पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएगा सलाइवा में और फिर वो इन गेस्टेटरी हेयर्स को टच करेगा। तो जैसे ही गेस्टेटरी हेयर्स को टच करेगा तो इन सेल्स में इम्पल्सेस जनरेट हो जाएंगे। वो इम्पल्सेस इनके एंड्स पे लगे हुए हैं न्यूरॉन्स की एंडिंग, ये डेंड्राइट्स हैं हमारे न्यूरॉन्स के, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये ब्रेन की तरफ लेकर जाने वाले हमारे न्यूरॉन्स हैं। तो ये क्रीनियल नर्व फाइबर्स हैं, मतलब कि उनके डेंड्राइट्स हैं। तो जो इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं इन सेल्स में, क्यों जनरेट हुए हैं, क्योंकि कोई फूड पार्टिकल इन रिसेप्टर्स के साथ आकर टच हो गया है, रिसेप्टर्स के हेयर्स के साथ आकर टच हो गया है, तो इम्पल्स जनरेट हुई और फिर वो इम्पल्स
पहुंचा दी गई हैं हमारे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करती हैं और न्यूरॉन्स उसको फिर ब्रेन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द टेस्ट सेंटर इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। हमने बात की थी कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये डिफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए सेंटर का काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेंटर्स लोकेटेड होते हैं हमारे सेरेब्रम में। तो जो टेस्ट सेंटर है वो भी हमारे सेरेब्रम ही में लोकेटेड होता है। तो इस तरीके से हमें उस टेस्ट की सेंसेशन मालूम हो जाती है और उसको फिर हम मेमोराइज भी कर लेते हैं, उसको हम फिर लिम्बिक सिस्टम को भी दे देते हैं कि हमने तो ये चीज़ टेस्ट कर ली है, अब जो लिम्बिक सिस्टम है तो वो उसको मेमोराइज भी कर ले। तो इस तरीके से हमारे ये टेस्ट बर्ड्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज भी कर देती हूँ। हमने एक फिंजीफॉर्म पेपिलाई की डायग्राम बनाई हुई है, इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स लोकेटेड होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या हैं? ये हमारे टंग की सरफेस में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, एपिथेलियम के दरमियान में इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्ट रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं और इन रिसेप्टर्स के आउटसाइड्स कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इराइज होते हैं जिनको हम कहते हैं गेस्ट्रेटरी हेयर्स। जब भी कोई फूड पार्टिकल आता है वो सलाइवा में डिजॉल्व हो जाता है और फिर हमारे इन हेयर्स के साथ अटैच हो जाता है। तो इन सेल्स में अब ये हमारे पास रिसेप्टर्स हैं क्योंकि इन्होंने डिटेक्ट किया है टेस्ट को। तो अब ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर देंगे हमारे नर्व्स को, हमारे नर्व्स इसको ब्रेन की तरफ लेकर चले जाएंगे। हमारे सेरेब्रम में प्रॉपर सेंटर है टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको दे देंगे, वो उसको डिटेक्ट भी कर लेगा, हमें सेंसेशन भी दे देगा और हमें उसको मेमोराइजेशन करने में भी हेल्प मिलेगी। हमारे टंग के ऊपर 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड ज़्यादा है लेकिन हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओनली 4 फ्लेवर्स को। वो फ्लेवर्स कौन से हैं और उनमें हमारे टंग का कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको डिटेक्ट करने के लिए? तो जो एंड का पोर्शन होता है वो बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो साइडों का पोर्शन है वो सोर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टिप के साइड्स का पोर्शन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट साल्टी फूड मटीरियल। और जो टिप है, टंग की जो टिप है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ ये डिक्रीज होते जाते हैं। तो इसलिए जो ओल्ड एज के लोग हैं तो उनकी अक्सर ये जो टेस्ट है इनकी एबिलिटी डिक्रीज हुई होती है। ये कंप्लेन कर रहे होते हैं अबाउट द फूड मटेरियल कि टेस्ट इसका सही नहीं है या मैं इसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे ये टेस्ट बर्ड्स डिक्रीज होने लगते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट एंड डेस्टेशन। हमने कहा कि हमारी टंग रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर कुछ रफ रिजेस मौजूद होते हैं जिनको हम पेपिलाई कहते हैं और ये पेपिलाई सर्कमवेलेट पेपिलाई भी हो सकते हैं, फोलिएट भी हो सकते हैं, फिंजीफॉर्म भी हो सकते हैं और फिलीफॉर्म भी हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि फिलीफॉर्म टेस्ट ब्लाइंड है क्योंकि उसके पास टेस्ट बर्ड्स नहीं है, तो फिर ये क्यों प्रेजेंट है? जस्ट सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। सर्कमवेलेट के साइडों के ऊपर टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, फोलिएट के साइड्स पे भी मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स और जो फिंजीफॉर्म है तो उसके टॉप पर लोकेटेड होते हैं हमारे यही टेस्ट बर्ड्स। तो यहाँ पे हमने कहा कि टेस्ट बर्ड्स में बहुत ज़्यादा टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं, फिर उनके एंड पे हेयर्स होते हैं। जब भी कोई फूड मटीरियल इन हेयर के साथ टकराता है तो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं सेल में, फिर वो न्यूरॉन को दे देते हैं और न्यूरॉन हमारे ब्रेन को दे देता है। तो इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्फैक्शन या स्मेल। इट इज़ द सेंस ऑफ स्मेल, किसी चीज़ को स्मेल करना, इस सेंस को हम कहते हैं ऑल्फैक्शन। स्मेल रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ नेजल कैविटी एंड इट इज़ द साइट ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन। मतलब कि हमारी जो नाक के अपर रूफ है वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए और ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन के लिए। ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है? हमें पहले ये समझना है कि लाइक दैट ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स, स्मेल के रिसेप्टर्स भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही इन रिसेप्टर्स के साथ केमिकल्स टकराते हैं तो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, केमिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। तो उन केमिकल सिग्नल्स की वजह से, उन केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं हमारे रिसेप्टर्स में और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे अगेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स को पहुंचा दिए जाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको सेंस भी कर लेता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिम्बिक सिस्टम को भी वो इन्फॉर्मेशन दे देता है और हमें कहता है कि इस स्मेल को याद भी कर लो।
हमारे इमोशंस भी उसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, स्मेल के साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर ऑल्दो के स्मेल इतनी पावरफुल नहीं है, मतलब कि वीक सेंस है स्मेल की, जबकि कुछ और जो एनिमल्स हैं जिस तरीके से डॉग है और कैट है उसमें स्मेल ज़्यादा तेज़ उनकी पावर होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग में विजन तेज़ होती है। लेकिन बर्ड्स की निस्बत तेज़ नहीं है हमारी विजन। बर्ड्स तो हवा में उड़ते हुए भी नीचे एक छोटा सा इंसेक्ट देखकर उसको पकड़ने के लिए नीचे आ जाते हैं, इतनी तेज़ हमारी विजन नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी जो स्मेल की जो सेंस है उसको कंपेयर करें अपने बाकी सेंसेस के साथ, तो हमारी विजन तेज़ होती है, हमारी हियरिंग की एबिलिटी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू सेंस ऑफ स्मेल। तो अब हम इसको समझते हैं। ये है हमारी नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी का ये टॉप रूफ वाली लेयर है, एपिथेलियल लेयर है। तो इस एपिथेलियल लेयर में हमने ये भी जिक्र किया था कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं और बाकी भी एपिथेलियल लाइनिंग मौजूद होती है उसमें, और इसमें अब सीलिया भी मौजूद होते हैं। हमने सीलिया का जिक्र किया था कि ये म्यूकस की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो सीलिया क्या है, वो एक्चुअली इन्हीं एपिथेलियल सेल्स में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख भी सकते हैं ये बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि ये उन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ आवर नेजल कैविटी। तो इन न्यूरॉन से एक फाइबर इस तरफ इराइज हो रही है और एक फाइबर इस तरफ इराइज हो रही है। तो इस तरफ जो इराइज होने वाली ब्रांच है उसको हम कहते हैं डेंड्रोन, और फिर ये डेंड्रोन मजीद डेंड्राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे डेंड्राइट्स को हम कहते हैं सीलिया, और ये सीलिया इनके ऊपर मौजूद होते हैं डिफरेंट रिसेप्टर प्रोटीन। ये देखिए इस तरीके से डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रोटीन्स इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। जब भी कोई स्मेल हमारी नाक में इंटर होती है तो उस स्मेल में केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो इन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ टच हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इन केमिकल्स की वजह से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं इस सेल बॉडी के अंदर, और ये है इसका दूसरा ब्रांच जो कि एक्सोन की तरह एक्ट कर रहा है। और ये एक्सोन एथमॉइड बोन में परफोरेशंस होती है कुछ, क्योंकि हमने ये भी जिक्र किया था कि हमारी नेजल कैविटी का जो टॉप रूफ है उसको बनाने के लिए एथमॉइड बोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एथमॉइड बोन में परफोरेशन होती है, उसी परफोरेशन के अंदर घुसकर ये हमारे न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स हैं ये पहुंच जाते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब तक। ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारी जो फोर्थ ब्रेन है उसका वो वाला पार्ट है जो कि इंफॉर्मेशन को जो स्मेल की इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इस ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद ये हमारे जो कॉर्टेक्स रीजन है सेरेब्रम का उस तक पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन अभी इसने रिसीव कर ली है। तो इस तरीके से जो सीलिया है वो एक्चुअली डेंड्राइट एंडिंग्स होती हैं हमारे ऑल्फैक्टरी या ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स के। तो ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से ये इनका एक्सोन एथमॉइड बोन की परफोरेशन से ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचता है, वहाँ से इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स और फिर लिम्बिक सिस्टम को पहुंचा दिया जाता है कि इमोशंस के साथ जोड़ दो और इसको याद भी कर लो। तो हमारी बॉडी में 1000 डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स प्रोटीन है वो लगे हुए होते हैं। इट मीन कि हम 1000 डिफरेंट स्मेल्स को स्मेल कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ऑल्फैक्शन है उसके बारे में था। हमने जिक्र किया कि हमारी जो स्मेल है उसके लिए हमारी नोज़ की अपर जो रूफ है उसमें एपिथेलियल लाइनिंग में कुछ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, तो वो एज अ रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं। उन रिसेप्टर्स का उन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट एंडिंग्स के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, जब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी केमिकल के साथ तो इम्पल्स जनरेट होते हैं सेल बॉडी में, और फिर वो एक्सोन के थ्रू एथमॉइड बोन को क्रॉस करके हमारी ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचते हैं, और फिर वहाँ से इसको प्रॉपर सेंसेशन के लिए ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। तो हमारी बॉडी में, हमारी नोज़ में, हमारी इन ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स में 1000 डिफरेंट रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, मीन कि हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्मेल्स को स्मेल करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन हमारी सेंस ऑफ स्मेल हमारी बाकी सेंसेस की निस्बत वीक है। हमारी विजन तेज़ होती है, हमारी हेयरिंग की एबिलिटी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ऑल्फैक्टरी sensation of our body. So it's all about the taste and smell receptors. अब आपको पता चल गया कि रिसेप्टर हमने किसको कहा। टेस्ट में यही
रिसेप्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए, चेंज को डिटेक्ट करने के लिए, और जो स्मेल है, ऑल्फेक्शन है, उसमें हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के एंडिंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं।